हेलो स्टूडेंट, आज 7 अक्टूबर 2020 को हमारा आज चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी करा दिया है, लेकिन इसका एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है बेटा। थ्योरी वाला क्वेश्चन कौन सा है कि डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसकी थ्योरी मैंने आपको करानी थी, ये वैसे पहले भी करा दी मैंने थ्योरी आपको, बट आज मैं बुक में से करा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का ये था कि नोट्स में से उनको क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज मैं बुक में से करा रही हूँ। ठीक है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट है। तो देखो स्टार्टिंग से, अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी is not allowed to return to the shareholder of the shares money without the permission of the court। तो कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 66 ये कहता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को उनका जो इन्वेस्टेड मनी है, उनके जो कैपिटल है, ठीक है, वो बिना कोर्ट की परमिशन के वापस नहीं कर सकती है। बट परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नॉट नेसेसरी इफ द रिफंड इज टू बी मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लेकिन ये जो परमिशन चाहिए होती है कोर्ट की, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए चाहिए होती है। ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए नहीं चाहिए होती है। मेरी बात समझ गए? तो when the capital is raised by issuing redeemable preference shares, it is to be paid back by the company to such shareholders after the expiry of a stipulated period, whether the company is to be wound up or not। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये रूल है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पैसा सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे ही वापस किया जाता है। लेकिन जो अगर एक कंपनी अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि कंपनी का वाइंडिंग अप हो तभी वो उनका पैसा वापस करे। वो कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले भी और उसके बाद भी अपना जो है शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस कर सकती है। बस शर्त क्या है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर से रिडीमेबल होने चाहिए। Ordinarily, the amount of such shares will be paid back during the lifetime of the company, either out of profits or proceeds of the issue of fresh shares। तो कहता है ऑर्डिनरी मतलब जनरल रूप में क्या होता है कि जो ये शेयर्स होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनका पैसा कंपनी के लाइफ टाइम में ही वापस किया जाता है, चाहे वो आउट ऑफ प्रॉफिट पेमेंट हो रहा हो, चाहे नए शेयर्स को इश्यू करके जो पैसा हमको मिलेगा फ्रेश शेयर्स का इश्यू करके उससे उसकी पेमेंट हो रही हो। समझ गए मेरी बात को? अ कंपनी कैन नॉट इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स। एक शर्त यहाँ पे ये भी आ गई, एक रूल ये भी आ गया कि एक कंपनी अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को अगर इश्यू कर रही है तो 20 ईयर्स से ज्यादा के पीरियड के लिए वो इश्यू नहीं कर सकती। यानी कि 20 ईयर्स के पीरियड में उसको वो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनका रिडम्पशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, 20 ईयर्स मैक्सिमम पीरियड है। तो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये प्रोविजंस है बेटा, हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। ये इंट्रो था अभी तक, इसको आप लिख लोगे इंट्रोडक्शन। मेरी बात समझ गए? ठीक है, ऐसे इंट्रो लिखोगे, इसका इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से होगी। और ये है हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस सेक्शन 55। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा बनता है। पहला प्रोविजन, पहला रूल है कि नो कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इश्यू एनी प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इररिडीमेबल। वो कहता है कि जब से हमारा कंपनीज एक्ट 2013 की स्टार्टिंग हो चुकी है, कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट, जब से हमारा कंपनी एक्ट 2013 स्टार्ट हुआ है उसके बाद से कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती है। इररिडीमेबल का मतलब जिन प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं हो सकता कंपनी के लाइफ टाइम में। यानी कि हर एक कंपनी अब जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेगी वो कंपनी की लाइफ टाइम में, यानी कि 20 साल के अंदर अंदर उन्होंने उसको रिडीम कर देना है। ठीक है, उनका पैसा वापस कर देना है। फिर है दूसरा पॉइंट, नो कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स शैल इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स विच आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इश्यू। सेकेंड पॉइंट वही चीज आ गई, दूसरा रूल कि कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी 20 साल से ज्यादा के एक्सपायरी पीरियड के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। यानी कंपनी को 20 साल के अंदर अंदर उन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, सच शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद है सच शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड अप। एक रूल ये भी है कि इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम तब तक रिडीम नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो फुली पेड ना हो जाए।
इसका मतलब यह है कि अगर उन शेयर्स पे कोई कॉल्स एरियर बाकी है तो तब तक उन शेयर्स को हम रिडीम नहीं कर सकते। उनको रिडीम करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको उन शेयर्स को फुली पेड बनाना पड़ेगा, यानी कि जो कॉल है, फाइनल कॉल है, वो मंगानी पड़ेगी। उसके बाद उसको फुली पेड बना के फिर रिडम्पशन होगा। ठीक है, इसमें यही लिखा है कि इन अदर वर्ड्स पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड, यानी पार्टली पेड अप शेयर्स को हम रिडीम नहीं कर सकते हैं। द प्रोविजन इज मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है, ये वाला रूल जो है ये क्रेडिटर्स के राइट्स को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। अगला चौथा हमारा प्रोविजन है, such shares can be redeemed either out of profit which would be available for dividend or out of the proceeds of a fresh issue of shares made with the object of redemption। अगला रूल ये है कि ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं इनका रिडम्पशन या तो आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट? जो कि डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, यानी कि जिस प्रॉफिट में से हम डिविडेंड पे कर सकते हैं, यानी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा जनरल रिजर्व। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा एक मेथड क्या है कि नए शेयर्स इशू करो और यानी फ्रेश शेयर इशू करो और उस पैसे से इनका रिडम्पशन करो। ठीक है, तो दो ही तरीके इनको, दो ही मेथड इनको दे रखे हैं रिडम्पशन करने के लिए। तो दीज शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन अगर हम नए डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उस पैसे से हम इनका रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनका रिडम्पशन करने के लिए अगर हम फ्रेश इशू कर रहे हैं तो वो ओनली इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को ही इशू करेंगे। नए वाले प्रेफरेंस शेयर्स, नए वाले इक्विटी शेयर्स, नए वाले डिबेंचर को हम अगर इशू कर रहे हैं तो उस पैसे से हम इनका रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आउट ऑफ द सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एज इट विल बी लीड टू इरोजन ऑफ अवेलेबल सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर्स। और दूसरा एक चीज और है कि कंपनी अपनी किसी एसेट्स को बेचकर उस पैसे से भी इन शेयर्स का रिडम्पशन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो होता है वो क्रेडिटर्स के लिए रखा होता है। ठीक है, फिर है कैपिटल प्रॉफिट सच एज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखो कुछ कैपिटल प्रॉफिट्स भी होते हैं, जैसे कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो पैसा हमारे पास, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इतने टाइप के कैपिटल प्रॉफिट्स को हम रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। रिडम्पशन के लिए सिर्फ दो टाइप के हम रिजर्व्स यूज करेंगे। पहला कौन सा? पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट वाला, और दूसरा आएगा हमारा जनरल रिजर्व का पैसा। इन पैसे को हम यूज कर सकते हैं अगर आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन हो रहा है तो। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है बेटा। इफ शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, अगर इन शेयर्स को हम इनका रिडम्पशन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी कि इनका रिडम्पशन करते टाइम पे अगर हमको प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो देन सच प्रीमियम मस्ट बी प्रोवाइडेड ईदर आउट ऑफ द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आउट द कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो अगर प्रीमियम भी देना है तो ये प्रीमियम भी दो अकाउंट में से हम दे सकते हैं, या तो कंपनी की जो रिजर्व्स हैं इसके पास, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है इनके पास, या जनरल रिजर्व का है तो यहाँ से पेमेंट कर देंगे। अगर यहाँ पर नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कंपनी के पास पैसा होगा, वहां से इस प्रीमियम को हम पेमेंट करेंगे। द वर्ड प्रोसीड इंप्लाइज द अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो वर्ड प्रोसीड है ना, प्रोसीड यानी कि प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू, जो यहाँ पे प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू लिखा है, इस प्रोसीड का मतलब ये है कि जो नए शेयर इश्यू हो रहे हैं उनमें से सिक्योरिटी प्रीमियम अलग हटा के जो सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा है उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है बेटा, उसके बाद अगला हमारा आता है the secure but the net amount if the shares are issued either at a par or at a discount. This clause is inserted in order to protect the interest of creditor. ठीक है, फिर कहता है अगला फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, when shares are redeemed out of profit available for distribution as dividend. ठीक है, a sum equal to the nominal amount of the shares so redeemed must be transferred out of profits to a reserve account to be called capital redemption reserve account. ये मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि अगर
इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट अगर यहाँ पे पेमेंट हो रही है तो आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में से सीधे अमाउंट निकाल के हम शेयर होल्डर के हाथ में पैसा नहीं रख देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं पेमेंट करेंगे इसकी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर वो जनरल रिजर्व अकाउंट है, जहां से भी हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं, उस पैसे से जितने अमाउंट का हमने रिडम्पशन करना है, ठीक है, उस उतने अमाउंट का नॉमिनल अमाउंट इसी को बोला गया है, उतने अमाउंट को हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहां से ट्रांसफर करेंगे? चाहे हम कंपनी के प्रॉफिट्स को यूज करें, चाहे हम कंपनी के जनरल रिजर्व फंड को यूज करें, वहां से पैसा हमें निकाल के ट्रांसफर कर देना है CRR अकाउंट, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसा हमें ट्रांसफर कर देना है। ऐसे पेमेंट होगी, डायरेक्टली पेमेंट नहीं होगी। मेरी बात समझ गए सारे बच्चे? ठीक है बेटा, तो CRR अकाउंट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट इज CRR अकाउंट। ठीक है बेटा, एक मिनट। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो सच रिजर्व्स, अगला हमारा 6th वाला पॉइंट हमारा आता है, ये रूल से बेटा सारे। सच रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। सच रिजर्व का मतलब जो हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का पैसा है, उसको हम बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए, यानी कि फुली पेड बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए भी हम इस पैसे का यूज कर सकते हैं। कौन से पैसे का? जो CRR अकाउंट में जो हमारा पैसा आ जाएगा ना, अब उस पैसे का यूज कंपनी जो है फुली पेड बोनस शेयर इश्यू करने के लिए भी कर सकती है। ये बोनस शेयर का मैंने आपको पॉइंट पहले वाले उसमें पढ़ाया भी है, इसका एक अगला चैप्टर भी आएगा, वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा 7th पॉइंट है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड नॉट बी रिगार्डेड एज रिडक्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी एज सच द रिड्यूस्ड शेयर्स शुड रिमेन पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड मस्ट बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने नई बैलेंस शीट में ऑथोराइज्ड कैपिटल को कम कर देना है। ऑथोराइज्ड कैपिटल उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, हमने सिर्फ और सिर्फ इश्यूड कैपिटल को कम करना है। समझ गए? कंपनी की इश्यूड कैपिटल में से हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को अमाउंट जो पहले था उसको हम हटा देंगे क्योंकि हमने उसका पेमेंट कर दिया है, लेकिन ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम सेम रखेंगे, जितना पहला था वही अभी भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, और उसके बाद ठीक है बेटा, ये हमने पॉइंट लिखने, इसके बाद हमने आगे भी लिखना है, आगे हमने एंट्रीज करनी है बेटा इसकी सारी। ठीक है, 2 रूल यहां से करोगे, देखो यहां से करोगे कुछ और रूल, ये पार्ट छोड़ के हमने सारा ये वही चीज आ रही सारी जो ऊपर है रूल्स, 7 रूल वो हो गए। तो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब यहाँ पे है कि प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं ना, ये लीगल रेस्ट्रिक्शंस, ये क्यों लगाए गए हैं, इसका कारण बताया गया है। इसकी हेडिंग आएगी ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा नहीं इसके बिना, तो तुमने ये ऐसा क्वेश्चन बनाना है अपना। तो इसकी हेडिंग ये लिखनी है, इज दैट देयर शुड बी नो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, इट हैज बीन इंश्योर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पहला है, preference shares can be redeemed either out of proceeds of the fresh issue of shares or out of reserves or profit available for dividend purpose। ये दोनों चीजें ये वही आ गई। वो कह रहा है कंपनी की शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल तो वही रहेगी, और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, वो या तो नए, उसके लिए या तो क्या करेंगे वो कि नए इक्विटी शेयर या नए प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, उस पैसे से रिडम्पशन कर देंगे, या फिर जो कंपनी के पास पहले से रिजर्व फंड में पैसा पड़ा हुआ है, उनकी बचत जो है, सेविंग जो है, या उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वहां से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये वही चीज दोबारा आ गई। इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द फ्रेश issue of shares will be substituted by the capital which will be reduced by redemption of preference share। तो कह रहा है अगर जो
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स से अगर उनका रिडम्पशन हो रहा है नए शेयर्स को इश्यू करके, तो क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या होगा कि पुराने शेयर्स को हम हटा देंगे और नए शेयर्स को हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी जगह पे वो वाले शेयर लिख देंगे, तो शेयर कैपिटल कम नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज, ये प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट का पेमेंट हो रहा है अवेलेबल फॉर डिविडेंड पर्पज, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर सो रिडीम मस्ट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद कि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम अमाउंट निकाल के CRR अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए कैपिटल साइड का जो हमारा बैलेंस पहले था वही अभी भी रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट के बराबर की वैल्यू हमको CRR अकाउंट में ट्रांसफर करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब यहां से आगे मैं तुम्हें कल कराऊंगी। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने कल तुम्हें इसके आगे वाला पार्ट कराना है।